मैं सेनापति की पत्नी हूँ। मेरा नाम शारदा है। एक हमारी छोटी ननद है जिसका नाम सुधा है। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। मैं उसे ननद नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार उसे देती हूँ। रोज कहीं ना कहीं जाती थी तो मुझसे बता के जाती थी, लेकिन आज सुबह न जाने कहाँ गई है, कोई पता ही नहीं। चिंता लगी हुई है। सयानी बेटी है ना, इसीलिए आने दो। आज उससे आए खूब समझा दूंगी। और इतनी देर होगी हमारे पति भी नहीं आए। उसे तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेके जरूर आते थे, लेकिन आज उनका छुट्टी का दिन है, फिर भी इतनी देर हो गई। क्या बात, क्या नहीं, कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा उनका। क्या बात है भाभी माँ, ऐसे में जब भी आती थी आपका चेहरा खिला, लेकिन आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। क्या मैं उदासी कारण जान सकती हूँ? अगर सयानी बेटी घर से बाहर जाए घर वालों को बताए बिना, तो क्या घर वालों को खुशी नजर आएगी? अच्छा, तो अब मैं समझी कि मेरी भाभी माँ की उदास है। कहाँ गई थी तुम? मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ। क्यों? भाभी माँ, जो मेरा परसों एग्जाम हुआ था ना, उसी के रिजल्ट देखने गई थी। तो मुझसे बताई क्यों नहीं? वो क्या है, उसका एक फोन आया और मैं भागती चली गई, बताना भूल गई आपसे। देखो बेटी, जमाना बहुत खराब लगा है। कहीं भी जाया करो तो मुझसे बता के जाया करो, और न जब तक नहीं आती मुझे चिंता लगी रहती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। उतना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं देती जितना तुम्हें देती हूँ। जानती भाभी माँ, आज के बाद मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपसे बता के जाऊंगी। हाँ बेटी, कहीं भी जाना तो मुझसे बता के जाना। ठीक है भाभी माँ। यकीन तुम्हारे ना लौटने पे तुम्हारी खबर तो ले सकूं। समझ गई भाभी माँ, अब आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। और हाँ, आज तुम्हारे भैया का फोन आया था। भैया फोन आया था? हाँ। क्या कह रहे थे वो बोली 12 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक उनका कोई पता नहीं बेटी। अरे भाभी माँ, हमको लगता है भैया ने मजाक किया है। कम से कम इस वक्त 2 बज रही है, अगर उन्हें आना होता तब तक आ जाते। नहीं नहीं, वो मुझसे मजाक नहीं करते। हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो। तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसी बात है तो 2-4-10 मिनट बैठ के इंतजार कर लेती हूँ। अगर नहीं आते तो जिस नंबर से उनका फोन आया था उसी कॉल रिटर्न करके देखती हूँ कहाँ है। तुम ठीक कहती हो, आओ उनका इंतजार करती हूँ। काम करो, मुन्ने को मुझे दे दो। ये लो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन। कैसे भैया? हम तो ठीक हैं, और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और प्रिय शारदा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात है, आप तो फोन किए थे 12 बजे तक आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन इतनी देर की? हाँ प्रिय, मैंने फोन किया था कि मैं ठीक 12 बजे तक अपने बंगले पर आ जाऊंगा, लेकिन आने में समय कुछ ज्यादा लग गया। क्या मैं लेट होने का कारण जान सकती हूँ? अवश्य जान सकती हो। क्या कारण है जी? प्रिय, जब मैं दरबार से चलने को तैयार हुआ तो एक ऐसी अजीब घटना ही सामने घट गई जिसकी वजह से आने में लेट हो गया। हाँ। क्या महाराज ने कुछ कहा? नहीं प्रिय, न तो महाराज ने कुछ कहा है फिर? और न ही दरबार के कोई कर्मचारियों ने कुछ कहा है। दरबार से आज मैं चलकर अपने बंगले पर आया हूँ तो एक ऐसी अनमोल वस्तु लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम और हमारी बहन सुधा, तुम दोनों खुश हो जाओगी। अनमोल वस्तु? हाँ। अरे सुधा, वहाँ कहाँ जा रही है? वही अनमोल वस्तु देखने का। अनमोल वस्तु बाहर नहीं है, वो अनमोल वस्तु मेरे पास है। आ तो रहे खाली हाथ,
और कहती है अनमोल वस्तु। अगर देखना चाहती हो तो अनमोल वस्तु हम जरूर दिखलाएंगे। ये आ गए मनी बोस बैंड पार्टी। आखिर वो कौन से अनमोल वस्त्र है भैया, जरा हमें भी तो दिखाओ। बहन सुधा और प्रिय शारदा, हाँ। वो अनमोल वस्तु तुम लोग देखना चाहती हो तो अनमोल वस्तु कहीं बाहर नहीं, वो अनमोल वस्तु ये है। ये अनमोल वस्तु है? हाँ। ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं। कागज का टुकड़ा, हाँ। जिसे तुम लोग के मामूली कागज का टुकड़ा समझती हो, ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, समझो हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है। जान से बढ़कर? जान से ज्यादा बढ़कर है ये। आखिर इस कागज के टुकड़े में ऐसी कौन सी खासियत है जो जान से बढ़कर है? इसके अंदर क्या खासियत है इसके बारे में कुछ नहीं बतलाऊंगा, केवल इसको मुझे कहाँ रखना है सिर्फ इसके बारे में बतलाऊंगा। अच्छा, कहाँ रखना जरा बताइए। तो सुनो, बतला रहा हूँ। और सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। लाख पूछे कोई हरगिज नहीं बताना है। बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में अपने, बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में अपने, इसी में रखी तो इसे जाने नहीं जाना है। ये शारदा जी, इस अनमोल कागज के वस्त्र को, इस कागज को मैं ना बॉक्स में ना अलमारी में इसे में रखूंगा, तो सिर्फ बेटे के गले में जो ताबीज पड़ी है उसी ताबीज में छुपा कर रखूंगा। आखिर इस कागज के टुकड़े में कौन सी ऐसी खास बात है जो आप बतलाना नहीं चाहते और कहते हैं मुन्ने के गले के ताबीज में रखूंगा? गले में जो ताबीज पड़ी उसी ताबीज में छुपा कर रखूंगा। आखिर इसमें है क्या ऐसी बात जो कि ताबीज में रखनी है? देखो, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। भाभी माँ, देखिए, जब तक आप बतलाएंगे नहीं मैं ताबीज में रखने भी नहीं दूंगी। तुम सही कहती हो, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक ताबीज में रखने भी नहीं दूंगी। मैं ही जानना चाहती हूँ कि कौन सी कीमती, कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। लेके दरबार से, लेके दरबार से आए जो अचानक है। देखने में तो ये कागज का टुकड़ा लगता है। देखने में तो ये कागज का टुकड़ा लगता है। आप दीजिए बता, आप दीजिए बता, पत्नी करनी बात है। बतलाइए ना, आखिर इस कागज के टुकड़े में कौन सी ऐसी खास बात है? मैंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बतलाऊंगा। नहीं बतलाएंगे? मत बतलाइए। को इधर मुन्ने को मुझे दे। और मेरी बात ध्यान से सुन। क्या? अपनी भैया से जिद करके पूछ, इस कागज के टुकड़े में कौन सी ऐसी खास बात है जो बतलाना नहीं चाहते, ताबीज में रखना चाहते। जब तक बताने दे तब तक तुझे पूछना है। आप इसी भीतर तुझे पता लगाना है। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, जानना भी तो जरूरी है क्या कि उसमें क्या खासियत है जो बता नहीं रही। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप रुके, मैं पूछती हूँ। भैया,
आखिर बता भी दीजिए ना कि इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं? क्या हमसे बढ़ के कागज का टुकड़ा है? तुम लोग आपस में मशवरा क्यों इसके बारे में कर रहे हो? नहीं, मशवरा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जानना चाहती हूँ। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने कभी छोटी छोटी बात तो मुझसे कभी नहीं छिपाई, तो इस बात को छिपा रहे बता दीजिए ना। इसके लिए क्यों चिंता कर रही हो? प्लीज भैया बता दीजिए ना। मैंने कह दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे भैया, अरे नाहक में परेशान हो रही हो बहन। बता दीजिए ना मैंने कह दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। प्लीज भैया। जिद मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा बहन। आपको मेरी कसम। सुधा, तू कितनी भोली है बहन। अच्छी तरह जानती है कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानता हूं, अपने बेटे दीपक से ज्यादा मैं तुझे प्यार देता हूं बहन। और आज इस कागज के टुकड़े की सच्चाई जानने के लिए तूने अपने बड़े भाई को अपनी कसम दे दिया। अब तो मजबूर हो गया मैं। अगर इसकी सच्चाई में ही तेरे समक्ष जाहिर करता तो बहन ने मुझे अपनी सौगंध दे दिया। इस वजह से मेरे सामने मजबूरी आ गई है। अब तो इसका राज मुझे जाहिर ही करना पड़ेगा। तो ठीक है बहन, अवश्य बताऊंगा, सुनिए। और जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूं। जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूं। जिद करती हो बहन तो तुम्हें बताता हूं। इसकी सच्चाई क्या वो तुम्हें सुनाता हूं। खजाने का ये नक्शा सुनो बंजारे का। खजाने का ये नक्शा सुनो बंजारे का। अरबों की दौलत का वो बहन दिखाता है। बहन सुधा और प्रिय शारदा, ये जो मामूली सा कागज का टुकड़ा देख रही हूं ना, ये मामूली सा कागज का टुकड़ा नहीं, ये नक्शा है। भरे दरबार एक बंसु नाम का बंजारा आया और उसने इस खजाने के नक्शे को महाराज को सौंपना चाहा, जिसके पास अरबों की दौलत इसी मुल्क बंगाल के खंडहरों में जमीन के नीचे है। उसी जगह का नक्शा बनाकर महाराज को सौंपने गया। महाराज ने कहा हमारी वृद्धावस्था है, अपने राजभवन में इसको कहां रख दूं हमारे दिमाग से उतर जाए, और वक्त आने पर इसे ना दे सकूं तो हमारे दरबार की तौहीनी होगी। इसलिए महाराज ने मुझे वफादार समझकर ये अनमोल खजाने का नक्शा मेरे हाथों में थमा दिया। ये वही बंजारे के खजाने का नक्शा है बहन। भैया आपने जैसे ही बताया कि ये बंसु बंजारे का खजाने का नक्शा है, जिसके पास अरबों की दौलत है। हाँ बहन। पता नहीं क्यों ये सब बातें आपको सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भैया आप एक काम कीजिए, क्या? ये नक्शा इसी वक्त जाइए उसी बंसु बंजारे को जाकर वापस कर दीजिए। हाँ बहन, इसीलिए इसके बारे में मैं किसी से जाहिर नहीं करना चाहता था कि जिस वक्त मैं अपने परिवार में सबको ये बात बता दूंगा, सबके दिल में घबराहट हो जाएगी। और देखता क्या हूँ कि प्रिय शारदा, तुम्हारे भी चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात को सुनते ही घबराहट सी हो गई। घबराने वाली बात ही है। देखिए, मैंने समाचारों में भी सुना है क्या? और लोगों के मुंह से भी सुना है कि जो बंजारे का खजाना होता है, हाँ, वो अनमोल खजाना होता है। हाँ प्रिय, अनमोल खजाना है। उसका कोई मोल नहीं होता। सत्य कहती हो। और उसी खजाने की वजह से बंजारे के हजारों दुश्मन भी होते हैं। ये भी बात सत्य है, उसके हजारों दुश्मन इसी मुल्क बंगाल के अंदर हैं। अगर उसके किसी भी दुश्मन को खबर लग गई कि खजाने का नक्शा हमारे यहाँ है, तो वो हमारे बंगले तक आ सकता है। बात सत्य है, लेकिन जिस वक्त वो बंजारा दरबार में इस नक्शे को सौंपने गया था, उस वक्त वहां कोई नहीं था। क्या आप अकेले थे? नहीं प्रिय, मैं अकेला नहीं, महाराज थे और महामंत्री कर्मा सिंह, दरबार के दोनों कर्मचारी और मैं, बाकी अलावा कोई नहीं था।
इतने लोग थे और आप कहते कोई था ही नहीं। अरे प्रिय, दरबार के जो भी कर्मचारी थे वो सब वफादार हैं, वो मेरे साथ कोई घात कर ही नहीं सकता। देखिए, हर इंसान को अपने जैसा ईमानदार इंसान मत समझिए। दौलत ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों का दिमाग भ्रष्ट कर देती है। किसका दिमाग कितने समय बदल जाए कोई नहीं जानता। आप मेरी बात मानिए तो इस खजाने के नक्शे को, उसी बंजारे को वापस करके आइए। देखो प्रिय, इसके लिए भरे दरबार मैंने कसम खा लिया है। और फिर रही बात इसको वापस करने की, तो बंजारा इस नक्शे को देकर अपने वतन चला गया है। वतन चला गया? पता नहीं कहाँ का रहने वाला, कब वापस आएगा, क्या फोन नंबर, उसका कोई एड्रेस ना फोन नंबर मेरे पास कुछ नहीं है। और मैंने उसे जुबान दिया और मैंने भरे दरबार कसम खाया कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक इस नक्शे को मैं संभाल कर रखूंगा। इसलिए प्रिय, मैंने जो जुबान दिया, मैं कसम खाया हूँ। सिर्फ एक काम तुम्हें करना है। क्या? जो बात मैंने तुम्हारे समक्ष जाहिर कर दिया, इस बात को किसी के सामने तुम मत जाहिर करना, वरना मेरी वफादारी में दाग लग जाएगा। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ही लिए हैं तो मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे सब कुछ हैं। मैं अपने जीते जी इस राज को राज ही रहने दूंगी, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करूंगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया, लेकिन बहन सुधा, जो तुमने अपने भाई को अपनी सौगंध देकर इस नक्शे के बारे में राज्य जाहिर किया, हाँ, अब तुमको भी मेरी कसम खाना होगा। मेरी कसम खाओ और मुझे जुबान दो कि इस नक्शे के बारे में तुम इस मुल्क बंगाल में और न ही कॉलेज में न अपनी सहेलियों के सामने कभी कोई चर्चा करोगी। भैया कसम खाने कौन सी बात है, किसी के सामने कोई चर्चा नहीं करूंगी। हमें इससे विश्वास नहीं होगा। मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम खाओ और कहो कि मैं इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूंगी। ठीक है भैया, अगर कसम खाने से आपको विश्वास होगा तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ। और कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, वफादारी पे कभी दाग ना लगाऊंगी। चाहे जितना कोई लालच देकर ही पूछे, चाहे जितना कोई लालच देकर ही पूछे, प्राण जाए मगर भैया वतन भैया, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, प्राण मेरे बेशक चले जाएं, लेकिन ये राज सिर्फ राज रहेगा। इस नक्शा के बारे में ना तो अपनी सहेलियों से, ना तो कॉलेज में और ना मुल्क बंगाल में किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करूंगी। शाबाश बहन, अब हमें अपने पूरे परिवार पे विश्वास हो गया कि किसी के द्वारा इस नक्शे का राज्य नहीं जाहिर होगा। अच्छा प्रिय, सबसे पहले इस नक्शे को बेटे के गले में जो ताबीज पड़ी, उसी ताबीज के अंदर ऐसा छुपा कर रखूंगा ताकि किसी की नजर पड़े तो कोई देखे तो ये समझे कि बच्चे के गले में ताबीज पड़ी है। और भैया एक बात और, भैया मुझे कॉलेज आने जाने में देर हो जाती है। अच्छा, इसलिए मुझे एक स्कूटी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारी ये फरमाइश है हाँ कि तुम स्कूटी से कॉलेज जाओगी? हाँ भैया। ठीक है बहन, अपनी बहन की खुशियों पे कभी पानी नहीं फेर सकता, क्योंकि तुम्हें हम अपने आंखों की ज्योति समझते हैं, प्राणों से ज्यादा तुम्हें मानते हैं। अपनी बहन की खुशियों में कभी पानी नहीं फेरेंगे। नहीं, साइकिल ठीक है। अरे ठीक है। भैया, हाँ, अब आप तो कई दिनों के बाद आए हैं, रास्ते में। अब आए हो तो 2-4 दिन तो रुकोगे सही। नहीं नहीं नहीं, 2-4 दिन रुकने की बात नहीं है। मैं समझ लो अभी ड्यूटी पर ही तैनात हूँ। ड्यूटी पर? हाँ। मतलब मैं समझी नहीं। कहने का मतलब कि महाराज ने कहा कि जाओ, सेनानायक धर्मा सिंह अपने परिवार से मिलने के बाद तुरंत शीघ्र ही बॉर्डर पर चले जाना, इसलिए हमें बॉर्डर पे जाना जरूरी है। भैया हाँ। बातें तो मैं आपसे कर रही हूँ, हाँ। लेकिन अपने बंगले के पीछे जो रास्ता गया है, हाँ। उससे किसी गाड़ी की आवाज आ रही है। गाड़ी उसके की बाद आवाज हमारे सेनानी
हमें संकेत कर रहे हैं, बॉर्डर पे जाना है, गाड़ी खड़ी हूटर बजा रही है, इसलिए हमें जाना जरूरी है। क्या? और मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं लौट कर अपने बंगले पर आऊंगा, तो सब लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करूंगा। इस बार आइएगा छुट्टी पे तो कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेके आइएगा। 15 दिन की छुट्टी लेने का कोई मकसद होगा? जी मकसद है नहीं, 15 दिन की। क्या? बेटे दीपक का मुंडन करवाना है अच्छा अच्छा। और उसी मुंडन के अवसर पे अपनी सुधा की मंगनी भी करवानी है। सुधा की मंगनी? हाँ क्या सुधा के लिए कोई लड़का तुमने देख लिया? हाँ, मैंने देखा है एक लड़का, अच्छा खानदान है, पढ़ा लिखा भी है। और हाँ, इसी 2 महीने पहले उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई रेलवे में। रेलवे में सरकारी नौकरी? हाँ। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात। हमारी बहन सुधा की तकदीर बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आऊंगा तो 15 दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा। ये क्या अच्छी बात है, अभी मैं शादी वादी नहीं करूंगी। अच्छा। और फिर अभी मेरी उम्र ही क्या है, हाँ। जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। जो मैं बात दे चुकी हूँ। वो एक काम करो, जाके आप ही शादी कर लो। ठीक है, तुम मत करना, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा प्रिय, हमारी बहन सुधा को हर वक्त अपनी नजरों के समक्ष रखना, इसे समझाती रहना। मैं बहुत जल्द बंगले पर फिर वापस आऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुधा की देखरेख अच्छी तरह से करती हूँ। मेरे जीते जी सुधा पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। यही चाहता हूँ और हमें तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। अच्छा प्रिय, जा रहा हूँ, सदा खुशहाल रहो प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन सुधा। भाभी मस्त, सब बात तो ठीक है, चल के पहले मुझे कुछ खाने को, तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख? हाँ, क्या सहेली क्या खाई नहीं क्या? ये सहेली तो मुझसे कहा सुधा खाना खा के जाओ, मैंने साफ कह दिया कि मैं खाना खाऊंगी अपनी भाभी माँ के हाथों से। मैं भी जब तक तुझे अपने हाथों से खिला नहीं देती, ना जाने तो मुझे स्वयं भूख नहीं लगती। तो चलिए ना, आइए, आओ दोनों साथ बैठ के खाते हैं।